या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है? वो टेक्निकल पर्सन ही है, वो करेंगे मैडम। ये आ गया सर, सभी को दिख रहा है? पूरा स्क्रीन पे ले लें पूरा साहब, पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दीजिए मैडम प्लीज। या फिर बढ़ाना पड़ेगा इसे? निशा मैडम, ये फुल स्क्रीन हो गया? जी हो गया है सर, हाँ, फुल हाँ, स्क्रीन पे ही है। अच्छा ठीक अच्छा। है, क्लियर है, दिखलाई पड़ रहा है सभी लोगों को? यस सर। बताइए। यस सर। यस सर। हाँ ठीक। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है पहले तो उसको बताने का प्रयास मैंने किया है। टू टेस्ट द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस on the basis of sample is known as testing of hypothesis. Statistical hypothesis कल मैंने आपको इसके विषय में बताया था, जिसमें हम गणितीय आधार पर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए जब हम उसका रिजल्ट निकालते हैं सैंपल का जब सांख्यिकी विधियों के द्वारा टेस्ट किया जाता है तब हम उसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, परिकल्पना का परीक्षण के नाम से जानते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिलेटेड विथ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है ये मुख्य रूप से समग्र से संबंधित होता है, जो पूर्ण टोटल होता है जिसमें से हम सैंपल लेते हैं उससे संबंधित होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन द प्रोबेबिलिटी of rejecting the null hypothesis when it is actually true. इसमें थोड़ा सा मैं पावर ऑफ टेस्ट और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बीच में डिफरेंस बताने का प्रयास किया है। तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, जब वो एक्चुअली सही रहता है हाइपोथेसिस हमारा, तो उसको जो है ये अस्वीकार करता है। और जो कि पावर ऑफ टेस्ट में सेम थिंग है, लेकिन इसमें जो है जब हमारा परिकल्पना फॉल्स होता है तो उसको परिकल्पना को अस्वीकार करता है। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स रिलेटेड विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हम आगे जो बढ़ेंगे उससे पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी प्राप्त होना जरूरी है, जैसे है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं प्राचल और स्टैटिस्टिक को बोलते हैं प्रतिदर्शज। ये दोनों में डिफरेंस है। मेनली पैरामीटर जो होता है ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज पैरामीटर, वाइल स्टैटिस्टिक इज नोन एज स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक। हम ये थोड़ा इसको डिफरेंस उदाहरण के साथ भी बता सकते हैं। जैसे यदि किसी विलेज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और कोई विलेज है उसमें टोटल मान लीजिए आपके 100 उसमें हाउस होल्ड हैं, तो 100 में सारे कास्ट के लोग अगर हम उसमें लें, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी सारे हैं उसमें, तो जब सारे को कंबाइंड रूप से बिना कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी हम कुछ नहीं डिवाइड किए हैं, जब एज ए होल हम पूरा यूनिवर्स का स्टैटिस्टिकल मेजर्स में जैसे आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जब हम समस्त यूनिवर्स को एक साथ लेकर के उसमें स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम प्राचल के नाम से जानते हैं। जबकि प्रतिदर्शक जो अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे मैंने कहा उसमें जनरल कैटेगरीज है, ओबीसी है, एससी, एसटी है, जब अलग अलग कैटेगरीज वाइज हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो मैंने कहा मीन, मीडियन, मोशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स है जब हम फाइंड आउट करते हैं उसकी डिफरेंट स्टेटा वाइज, कैटेगरी वाइज, तो उसमें जो हमारा वैल्यू आती है उसको हम स्टैटिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, प्राचल और प्रतिदर्शक में मैंने डिफरेंस एक एग्जाम्पल के साथ में आपको बताने का प्रयास किया। फिर जो है हम कैसे सेटिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, जिसको हम एचओ के द्वारा इंडिकेट करते हैं, इसको कैसे करते हैं। इन नल हाइपोथेसिस वी कंसीडर, कल भी मैंने बताया था, कंसीडर द वैलिडिटी ऑफ पैरामीटर
एज ट्रू। पैरामीटर आप समझ गए चीजों को जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको जब सही होता है तब उसका इसमें टेस्ट करते हैं। While an alternative hypothesis, this validity will be wrong। जबकि अल्टरनेटिव इसको वैकल्पिक जो होता है उसमें इसको हम गलत मान के चलते हैं। So in null hypothesis, we can take the hypothesis that there is no any significant difference between parameter and statistic। ये फिर से मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने मीन लिया, एक पूरा यूनिवर्स का मीन निकाला और एक मैंने सैंपल का मीन निकाला। यूनिवर्स का मीन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ में बताया था, पूरे विलेज में कंबाइंड रूप से, जिसमें हम कोई कैटेगरी वाइज उसको बाइफर्केशन नहीं किए हैं, समस्त यूनिवर्स का हमने मीन लिया और अलग अलग कैटेगरी वाइज, स्टेटा वाइज हमने जब मीन लिया, जिसको हम स्टैटिस्टिक के नाम से बोल रहे हैं। तो जब पैरामीटर के में जब उसका मीन लिए, अगर मान लीजिए हमने यूनिवर्स का मीन लिए और स्टैटिस्टिक का मीन लिए, उनमें यदि कोई अंतर नहीं है, we can take the hypothesis that there is no any significant difference between parameter and statistic। जो यूनिवर्स का जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स लिया गया है एवं जो सैंपल का स्टैटिस्टिकल मेजर्स लिया गया है, उसमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पाया भी जा रहा है, माइनर डिफरेंसेस इज फाउंड इज ड्यू टू द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। उसमें उच्च आवाज के कारण से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, अन्यथा हम नल हाइपोथेसिस में मान के चलते हैं कि जो हमारा पैरामीटर है और जो स्टैटिस्टिक है उसमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। एक यूनिवर्स का स्टैटिस्टिकल मेजर दिया रहता है, सैंपल का स्टैटिस्टिकल मेजर दिया रहता है, और उन दोनों के स्टैटिस्टिकल मेजर्स में जब कोई सार्थक अंतर नहीं होता है तो उसी को हम नल हाइपोथेसिस में देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। आप सब क्लियर हो गया होगा आपको पैरामीटर और स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ मैं स्टैंडर्ड एरर के विषय में बताना चाहूंगा। दो चीजें होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर आर द मेजर्स ऑफ द स्प्रेड। विसरण में का माप है, ये विसरण का माप है, चाहे प्रमाप विचलन हो या प्रमाप त्रुटि हो, ये विसरण के माप को दर्शाते हैं। हायर वैल्यू शोज मोर स्प्रेड इन द डेटा। इनका अधिक मान अधिक विसरण को दर्शाता है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड एरर यूजेज इन स्टैटिस्टिक्स सैंपल डेटा। फिर यहाँ मैंने कहा सैंपल डेटा, वाई स्टैंडर्ड डेविएशन यूज्ड इन पैरामीटर या पॉपुलेशन डेटा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो समस्त यूनिवर्स के लिए उसका प्रयोग में होता है, जिसको हम स्मॉल सिग्मा के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जबकि स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो सैंपल के स्टैटिस्टिकल मेजर्स के लिए, आपका सैंपल के स्टैंडर्ड के मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट स्टैंडर्ड एरर यूजेज इन स्टैटिस्टिक। जो जैसे मैंने कहा सैंपल का जब हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स निकालते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड एरर का प्रयोग करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग जो करते हैं वो यूनिवर्स के लिए करते हैं, जिसको हम पैरामीटर या स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें जो एक द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वही आपका स्टैंडर्ड एरर के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो बेसिक डिफरेंस आपका है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा के द्वारा इंडिकेट करते हैं, लेकिन जब हम स्मॉल सिग्मा के साथ में एक्स बार हमने लगा दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है स्मॉल सिग्मा एक्स बार, ये इंडिकेट करेगा जो ही हम स्मॉल सिग्मा के साथ में कुछ ऐड कर देते हैं, एक्स बार या डबल सिग्मा या स्मॉल सिग्मा स्मॉल आर, ये सारी चीजें फिर वो स्टैंडर्ड एरर को इंडिकेट करती हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल सिग्मा एक्स बार लिखा हुआ है, स्मॉल सिग्मा एक्स बार का मतलब हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। सॉरी, हेलो हेलो, आवाज आ रही? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, आ रही है। हाँ,
स्मॉल सिग्मा एक्स बार का मतलब मैंने जैसे कहा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्मॉल सिग्मा 2 बार लिखा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्मॉल सिग्मा आर लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। केवल सिंगल अगर है तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से स्मॉल सिग्मा सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन का रहेगा, उसके साथ कुछ ऐड हो जाएगा तो स्टैंडर्ड एरर बन जाता है, और जो चीजें जिसका संकेत ऐड है उसका स्टैंडर्ड एरर वो कहलाएगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एट वेरियस लेवल, हिंदी में इसको बोलेंगे विभिन्न स्तर पर सार्थकता का परीक्षण, जिसमें पहला मैंने लिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का स्तर, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वसनीयता का स्तर, क्रिटिकल वैल्यू, क्रांतिक मान, कॉन्फिडेंस लिमिट या विश्वसनीयता की सीमा, डिफरेंस, सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, जब इसको अभी मैं थोड़ा क्लियर करूंगा आपको, और यहाँ है डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। जो नॉर्मली हम टेस्ट करते हैं वो 5% पर और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर हम टेस्ट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर जो अभी डायग्राम के द्वारा हम इसको करेंगे, इसमें 95% जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस माना जाता है, और इसका क्रिटिकल जो क्रांतिक जो मान है 1.96 माना जाता है, जबकि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्रांतिक मान जो है इसमें 99% जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और क्रांतिक मान इसका 2.58, 1% पर हम करते हैं तो 2.58 क्रिटिकल वैल्यू लिया जाता है। और इसमें जो 1.96 है, इसमें एक बार ये 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जैसे दिया हुआ है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाते हैं, और 1% पर 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। डिफरेंस सिग्निफिकेंट, इसमें ये चीज दिया हुआ है ये कि जैसे मैंने कहा कि इसमें हमें 2 चीज निकालना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द यूनिवर्स निकालना पड़ता है, या दिया हो सकता है दिया गया हो, और स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द सैंपल निकालना पड़ता है। ये हम मेजरमेंट का ढेर सारे आगे फार्मूला हैं जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जब जैसे हमने यहाँ पर चूंकि मीन का ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड मीन ऑफ द यूनिवर्स अगर वैल्यू हमें दिया हुआ है या हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, मीन ऑफ द यूनिवर्स एंड मीन ऑफ द सैंपल, यदि इन दोनों में डिफरेंस है, मीन ऑफ द यूनिवर्स में एंड मीन ऑफ द सैंपल में यदि डिफरेंस है, डिफरेंस ये तो वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट, और इसका जो मान है डिफरेंस सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। यहाँ पर ये दिया हुआ पूरा कैलकुलेशन से 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मान दिया है, और जब डिफरेंस जो है आपका जो मैंने कहा आपका डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द यूनिवर्स एंड मीन ऑफ द सैंपल, वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला यूज करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैलकुलेशन करते हैं। यदि हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में 1.96 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द यूनिवर्स एंड मीन ऑफ द सैंपल, यदि वो डिफरेंस इस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से यदि अधिक है, उस समय ये कहलाएगा आपका इट इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इट इज सिग्निफिकेंट वर्ड जो इसमें दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूँ आपका। इसमें हम जैसे स्टैटिस्टिकल मेजर्स आप यहाँ पर हमने यूनिवर्स का निकाला, तो हमने यहाँ पर चूंकि मीन का प्रयोग है तो हम यूनिवर्स का मीन निकालिए, या हमको दिया गया होगा यूनिवर्स का मीन। एग्जांपल के साथ हम अभी आपको इसको क्लियर करेंगे। दूसरा आपका मीन ऑफ द सैंपल, वो भी निकाल लेते हैं। यदि दोनों का डिफरेंस, यूनिवर्स का मीन और सैंपल का मीन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, और फिर हम स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हम फार्मूला के द्वारा उसको कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद में उसमें हम 1.96 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी, यदि ये वैल्यू यदि हमारा डिफरेंस जो आया है यूनिवर्स का मीन और सैंपल का मीन, यदि वो डिफरेंस
इस वैल्यू से 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से यदि अधिक है, उस समय ये कहलाएगा इट इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। हम जो भी परिकल्पना मान के चलते हैं उस परिकल्पना गलत साबित होगी, और इसका जस्ट इधर उल्टा रहेगा आपका डिफरेंस। यदि यूनिवर्स का मीन और सैंपल का मीन 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से यदि कम है तो वो कहलाएगा इट इज इनसिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। जो हम परिकल्पना लेके चल रहे हैं वो स्वीकार कर ली जाएगी। इसी ढंग से 1% का दिया हुआ है, और आगे मेन यही काम 5% और 1% ही आता है। इसमें आपका वही चीजें आगे इधर भी लागू होती हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको आप स्वतंत्रता की कोटि के नाम से जानते हैं, ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल डिपेंडेंट वैल्यूज विच है द फ्रीडम ऑफ वेरी इन द डेटा। हिंदी में इसको बोलेंगे मतलब अधिकतम तार्किक आश्रित मूल्यों की संख्या जिनमें आंकड़ों में भिन्नता रखने की आजादी हो। ये इसका मीनिंग है आपका। यदि हमारा इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टेस्ट टेबल में टेस्ट करेंगे वो कितने पर करेंगे, इन केस वन वेरिएबल, अगर ये एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, एक ही चर में हमें इसको अप्लाई करना है, ऐसी स्थिति में n-1 का प्रयोग करते हैं। जितना चरों की संख्या है जितना उसमें से एक हम घटा करके टेबल में, जैसे मान लीजिए चर हमारे 10 है तो 10-1 बराबर 9 पर इसमें वैल्यू दिया रहता है, आपका टेबल रहते हैं, उस टेबल में हम 9 पर दिया जो मान है उस पर हम इसको टेस्ट करते हैं। इन केस ऑफ 2 वेरिएबल, यदि 2 वेरिएबल x y 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो n1 + n2 - 2, अगर मान लीजिए दोनों में 10-10 हैं तो 10 + 10 20, 20 - 2 बराबर 18 पर उसको चेक करेंगे। यदि हमारा आंकड़ा रो और कॉलम के अंतर्गत दिया हुआ है तो C-1 एंड R-1, C का मतलब नंबर ऑफ कितने कॉलम उसमें है और R का मतलब कितने रोज है, और उस आधार पर जो वैल्यू आएगी उसमें उस पर हम टेबल पर इसको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे चीज को मैंने डायग्राम से भी बताने का प्रयास किया है, जो मैं टेबल में भी आपको बता रहा था। जैसे यहाँ पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर हम टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यदि हमारा यूनिवर्स का मीन और सैंपल का मीन यदि 1.96 से ज्यादा है, 5% में 1.96 लेंगे और 1% में 2.58 लेते हैं। ये जो 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन नीचे दिया हुआ है, इसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमें अभी फार्मूला के द्वारा उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, करके उसमें 1.96 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपका यूनिवर्स का जो मीन है और सैंपल का जो मीन है उसका डिफरेंस लेते हैं। यदि वो डिफरेंस इससे अधिक है तो वो आपका कहलाएगा significant and significant at 5% level of significance and hypothesis rejected। यदि वो मान जैसे इसमें अंदर ये दिया हुआ है, यदि हमारा मान यूनिवर्स का मीन और सैंपल का मीन यदि 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से कम है तो वो इनसिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड कहलाएगा, जो इसमें डायग्राम के द्वारा हम इसे दिखाने का प्रयास मैंने किया है। ये इधर 5% का है और इस तरफ आपका 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर दिया है। थोड़ा आगे इसमें थोड़ा नीचे का रह गया पढ़ा, ये जैसे मैंने बताया है वही चीज लिखा हुआ, इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन सैंपल, जो हम कल जिसमें हम सैंपल जो हमारा उसके आधार पर जब करते हैं, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो है इज लेस देन 1.96, अगर कम है 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इट इज इनसिग्निफिकेंट। मैंने कहा ये अगर कम है तो इनसिग्निफिकेंट होगा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड आपका माना जाएगा। कम है तो बीच में एक्सेप्टेड आपका इसमें माना जाएगा। नेक्स्ट प्लीज।
हाँ, अब हम जो चीजें मैंने जो डायग्राम के द्वारा उसके द्वारा आपको बताया, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा और कैसे अप्लाई होता है उसके द्वारा बताने का आपको प्रयास करेंगे। मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इट्स नेचर सिग्निफिकेंट टेस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आकार और प्रकृति के आधार पर, आंकड़ों के आकार और प्रकृति के आधार पर ये जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज स्मॉल सैंपल। जब सैंपल साइज 30 से कम होता है तो उसमें हम स्मॉल सैंपल, तो उसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्मॉल सैंपल का प्रयोग हो जाता है। एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन लार्ज सैंपल, जब हमारा मान 30 से, आकार जो है 30 से अधिक होता है, तो दूसरी चीजें, दूसरे मेथड आपका यूज होते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये जो है पूरा चांस में ले लें, नीचे थोड़ा सा बच रहा है इसका पार्ट। हेलो, हाँ। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन स्मॉल सैंपल, छोटे आकार वाले प्रतिदर्श के अंतर्गत हम किस प्रकार से टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें जो सबसे सही जो मेथड आपका है स्टूडेंट टी टेस्ट, इसका सबसे पहले प्रयोग सर विलियम कासेट ने 1908 में किया था, डबलिन ब्रिटेन के रहने वाले, और इन्होंने एक आर्टिकल अपना पब्लिश किया था, प्रोबेबल एरर ऑफ ए मीन। ये जो इनके पीछे कहानी है कि स्टूडेंट टी टेस्ट को क्यों बोला जाता है, तो ये किसी फैक्ट्री में जो काम करते थे, गणितज्ञ थे, उस फैक्ट्री में पाबंदी थी कि आप अपने नाम से कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के उपनाम से इन्होंने अपना आर्टिकल जो है पब्लिश किया था, तो एक स्टूडेंट के रूप में। तो इसी कारण से इसको स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, यह दो समूहों के माध्य के बीच में तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाता है। यूज इज स्मॉल सैंपल when sample size is less than 30। मैंने कहा ये विशेष रूप से छोटे आकार वाले प्रतिचयन के अंतर्गत, प्रतिदर्श के अंतर्गत इसका ये लागू होता है, जबकि प्रतिदर्श का आकार 30 से कम हो। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन हाइपोथेटिकल मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन, ये हर जगह ये चीजें आएगी, जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन मीन या समग्र का मीन, और सैंपल मीन में सार्थक अंतर को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। टू टेस्ट द मीन्स ऑफ टू डिफरेंट सैंपल, दो डिफरेंट सैंपल के अंतर्गत भी इसको प्रयोग किया जाता है। टू टेस्ट द मीन्स ऑफ पोस्ट नहीं होगा, पास्ट होगा, पास्ट एंड प्रायर सैंपल, मुझे गलत है ये, पोस्ट एंड प्रायर सैंपल, जो पुराना कुछ हमें सैंपल साइज का पहले का है, ये यहाँ मतलब है जैसे पोस्ट एंड प्रायर सैंपल। कोई जैसे कहीं पर बच्चों को 10 बच्चे हैं, उनको उनके मार्क्स एक बार देखा गया, फिर जो है उनको कोचिंग करा करके दोबारा उनका टेस्ट लिया गया, तो एक तो प्रीवियस का रहा, एक बाद में कि जो कोचिंग कराने के बाद में उसमें क्या सार्थक अंतर आया है, कुछ की नहीं आया है। इस टाइप की चीजें इसमें है कि पहले आपने टेस्ट लिया, उनका रिजल्ट देखा, और बाद में उनको कोचिंग वगैरह या उनको पढ़ा करके फिर आपने टेस्ट लिया। तो ये यहाँ पर ये मतलब है, ये पोस्ट एंड प्रायर सैंपल के अंतर्गत अंतर को इसमें अध्ययन भी इसमें किया जाता है। यूज्ड इन मैक्सिमम 2 कैटेगरीज आर ग्रुप, यह दो समूहों अथवा दो समुदायों अथवा समूहों के अंतर्गत ये अप्लाई किया जाता है। Used when the standard deviation of the population is unknown, जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं होता है, इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जो ये फार्मूला आपका दिया है, if the calculated value of the test is more than लास्ट में मतलब आपका, यदि जो नीचे फार्मूला दिया टी टेस्ट का हम यूज करते हुए कैलकुलेशन करेंगे, यदि टी टेस्ट का मान, if the calculated value of t test is more than table value भी दिया रहता है, या हम टेबल में उसको चेक करते हैं, देख लेते हैं। यदि ये कैलकुलेटर जो फार्मूला के द्वारा, आप सूत्र के द्वारा जो आप कैलकुलेशन करेंगे और टेबल वैल्यू का जो मान होगा, यदि
इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज मोर, यदि ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से अधिक है, देन इट इज सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा, और सार्थक मानते ही परिकल्पना रिजेक्ट मानी जाएगी। अगर वो सार्थक नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, तो परिकल्पना हमारी एक्सेप्ट की जाती है। यहाँ ये फार्मूला दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन। यहाँ पर एक्स बार सैंपल मीन है, म्यू पॉपुलेशन मीन है, और एन बराबर सैंपल साइज एंड एस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार एक्चुअल, और उसका जो मीन का अंतर निकाल के ये कैलकुलेशन स्टैंडर्ड का सैंपल, ये फार्मूला है जो कि हर जगह यूज में आता है, वही यहाँ पर है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं उसी जो सूत्र है उस पर एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया है। 10 individuals are selected random from a universe and their heights in inches are किसी समग्र में से 10 सैंपल का चुनाव किया गया है, उसकी वैल्यू जो है दी गई है, हाइट इन इंच में उनकी दिया गया है 10 सैंपल्स का। इन द लाइट है, या हाइट गलत है, इन द लाइट ऑफ दिस डेटा डिस्कस the suggestion that the mean height in the universe is 64 inch। mean height of the universe दिया हुआ है, ये मतलब आपका यूनिवर्स का मीन ये दे दिया है। the value of t, ये नॉर्मली दिए रहते हैं, the value of t 0.05 for 9 DOF, क्योंकि 9 दिया, टोटल 10 है, 10 तो यहाँ पर जो चूंकि एक ही जो ये सारे हैं हमारी व्यक्तिगत श्रेणी का एक ही में डेटा दिया हुआ है कंटिन्यूएशन में, तो टोटल 10 है, तो n-1 ही यूज होगा, तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर ये वैल्यू आपका दिया है 2.262। यहाँ पर ये दिया हुआ सोल्यूशन, ये फार्मूला वही है, t इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन। यहाँ पर x बार जो है ये टोटल जो 10 के दिए हुए हैं, समेशन x इसका 660 आ गया, और x बार 660 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 66 दे दिया गया, और फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए x माइनस एक्स बार सबमिशन किया गया है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया गया है, और फिर इसका टोटल करने के बाद में ये 88 आ गया, तो अंडर रूट 88 अपॉन 9 n-1 जो करने पर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3.13। इसको हम t में यूज करेंगे, t बराबर t वैल्यू में दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, मीन ऑफ द यूनिवर्स एंड मीन ऑफ द सैंपल। मीन ऑफ द यूनिवर्स आपका 64 दिया हुआ है, एंड मीन ऑफ द सैंपल आपका आ गया 66, दोनों का अंतर आपका 2 आ जाएगा। 2 अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ से निकाल लिया है 3.13, और उसमें जो है अंडर रूट एन मतलब 10 में का मतलब आपका है ये ऐसे ऐसे कुछ आ गया, वो गलत कुछ हो गया है, मिस्टेक हो गया, अंडर रूट एन का मतलब 3.16 हो गया, और इस प्रकार से कैलकुलेशन जो हमारे करने पर ये वैल्यू आ गई 2.02 वैल्यू आ गई। अब हम इसको सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू, पहले जो टेबल मैंने बताया था, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू, अर्थात ये जो मान हमारा है 2.02 इज लेस देन टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू आपका इसमें दिया हुआ है 2.262, उससे ये मान कम है कैलकुलेटेड वैल्यू। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज लेस देन टेबल वैल्यू, लेस देन है तो वो आपके इनसिग्निफिकेंट कहलाएगी, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। सो दैट इट इज इनसिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। या हम ये कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस पहले, लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट द मीन हाइट इन द यूनिवर्स इज 64, ये हम परिकल्पना पहले माने हैं, तो इसको हम सही मानेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, अर्थात मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 64, इन नहीं है, इज है वो 64। तो हमने यही आपको जैसे बताया कि यदि हमारा t का मान हमारा जो टेबल वैल्यू जो इसमें दिया हुआ है उससे यहाँ पर कम है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, और उस स्थिति में हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्टेड होगा, अर्थात जो हम परिकल्पना लेके चले हैं उसको हम सही मानेंगे। तो मैंने फार्मूला उधर दिया, उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का इसमें प्रयास किए हैं। जब हमारा एक सिंगल सीरीज में व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज में हमारा डेटा दिया हो, हमारे पास आंकड़े हो, तो उसमें हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
उसको मैंने टी का और भी है आपका, क्योंकि वहां पर 1 में और 2 में जो है मैं सारे उसको नहीं बता, उसका टी टेस्ट का अलग से फार्मूला है सारा, चूंकि यहाँ पर आपके समय का भी थोड़ा लिमिटेशन है। तो जब 2 सैंपल होगा उसमें टी टेस्ट निकालने के लिए अलग फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन हर फार्मूले से टी की वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद में फिर हम उसको टेबल वैल्यू जो आपका है, अगर 2 सैंपल है तो N1 + N2 - 2 से उसमें हम टेबल वैल्यू में उसका चेक कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो टेबल वैल्यू है उसमें क्या है। यदि वो कम है तो इनसिग्निफिकेंट, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो वो फार्मूला चूंकि दूसरा हम लेकर के 2 सैंपल में भी टी का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैंने उसको नहीं दिखाया, मैंने एक में आपको दिखाया। अगर आप स्टेट्स की कोई भी बुक वगैरह होगी तो उसमें टी टेस्ट जो है 2 सैंपल होंगे तो उसमें किस प्रकार से करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो उसको यूज करते हुए मेन हमारा यह है कि अगर हमारे पास 1 में हम टेस्ट कर रहे हैं या 2 में कर रहे हैं, जो फार्मूला उसके हैं निकाल करके टी का मान निकाल लेंगे और टेबल वैल्यू से हमको कोरिलेट करेंगे कि हमारा जो टी वैल्यू है वो कम है तो इनसिग्निफिकेंट, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टी का मान अधिक है तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो है वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा और हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। सिग्निफिकेंट पर रिजेक्टेड, इनसिग्निफिकेंट पर एक्सेप्टेड आपका लिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन लार्ज सैंपल, सेम फार्मूला यहाँ पर भी जो आपका टी टेस्ट का दिया था वही यहाँ पर है, जेड टेस्ट। इसका प्रयोग जो है जब सैंपल साइज का आकार 3 से अधिक होता है उस स्थिति में इसको प्रयोग में लाते हैं। When samples are drawn random and samples selected from the population are independent, जो समग्र से जो प्रचयन का चुनाव जो किया जाता है वो स्वतंत्र होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें यूनिवर्स का जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो हमें ज्ञात होता है, और नहीं ज्ञात है तो उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात होता है। सेम फार्मूला जो वहां पर यूज किया था यहाँ पर भी वही है, x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन √n। एक इसमें उदाहरण के द्वारा इसमें बताने का प्रयास किया गया है, थोड़ा सा क्लियर कर दें। हाँ, ये ठीक है। A sample size of 100 is found to have mean 3.24. Could it be regarded as a sample from a large population whose mean is 2.74? Large population mean is 2.74 centimeter and standard deviation 2.5 centimeter at 5% level of significance. यहाँ सैंपल साइज ऑफ 100 मीन, ये जो है आपका दिया है x बार की वैल्यू एकदम से दिया हुआ है, क्योंकि ये सैंपल का मीन है तो ये x बार का मान है 3.24, और ये जो दिया है आप पॉपुलेशन मीन का दिया है 2.74, तो ये जो है यूनिवर्स का मीन है म्यू जिसको हम बोलते हैं 2.74, और इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का मान दिया हुआ है 2.5। तो सारी चीजें अपने पास में है। n बराबर 100 है तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने पर हमारा ये वैल्यू आ गया 2.0। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट 2.0 इज मोर देन 1.96, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करने के लिए हम 1.96 पर देखते हैं, और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखने के लिए हम 2.58 का लेते हैं। तो ये जो हमारा टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड जो आया है ये 1.96 से अधिक है। तो जैसा मैंने कहा कि इट इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस माना जाएगा और हाइपोथेसिस रिजेक्टेड मानी जाएगी, so that it is significant at 5% level of significance and null hypothesis is rejected। अर्थात जो आपने हाइपोथेसिस लिया है, let us take the hypothesis that there is no any significant difference between the two means, ये हम गलत साबित हुए। अर्थात there is significant difference, no word हट गया, there is significant difference between means, between two means, सैंपल का जो मीन है और यूनिवर्स का जो मीन है उसमें डिफरेंस है। परिकल्पना में तो हम लेके चले थे नहीं है,
लेकिन चूंकि वो गलत साबित हुई तो हमें कहना पड़ेगा तो उसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट ये मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट का भी प्रयोग यहाँ पर बताना चाहूंगा। काफी जो है अपना रिसर्च में अपने हम काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। Chi-square test, this method was first used by Abe in 1863 में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद हेलमर्ट ने इसका यूज किया 1875 में, और लास्ट में इसका जो है कार्ल पियर्सन ने इसको यूज किया था 1900 में किया था। सही रूप से इसको मॉडिफाइड करके सही फार्मूला इसका जो दिया था कार्ल पियर्सन ने दिया था। Chi-square test may be defined as a measure of the difference between observed frequencies and expected frequency distribution। ये अवलोकित मान और प्रत्याशित आवृत्ति जो है उनमें अंतर का अध्ययन इससे किया जाता है। It is used to test the independence of two attributes। ये जो दो डिफरेंट जो गुण रखने वाले जो सैंपल हैं और जो स्वतंत्र होते हैं आपस में, उसका परीक्षण करने के लिए जो विभिन्न गुण रखने वाले जो सैंपल हैं और जो स्वतंत्र रूप से दोनों सैंपल होते हैं उनमें टेस्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट शोड द यूनिफॉर्मिटी फॉर वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। यह जो अवलोकित आवृत्ति है और प्रत्याशित आवृत्ति में भिन्नता की एक रूपता को दर्शाता है। इसका यह फार्मूला दिया है, काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू O माइनस E स्क्वायर अपॉन E। यहाँ पर ये समेशन D नहीं है, ये O है, समेशन O। ये जो आपका O जो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और E आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अवलोकित आवृत्ति और E जो है प्रत्याशित आवृत्ति के लिए यूज में है। पहला जो इसमें दिया है सिग्मा, ये O है, अर्थात पूरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो उसका टोटल, और इज इक्वल टू सिग्मा E, वो टोटल जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एक समान होंगे। आगे इसमें काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ पर यूज होता है, किस प्रकार के डेटा में यूज होता है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूज नॉट ऑन रेशियो और परसेंटेज। हम काई स्क्वायर टेस्ट का जो परीक्षण करेंगे, हेलो आवाज आ रही, हेलो अरे हाँ। इसका जो हम प्रयोग करते हैं वास्तविक डेटा के अंतर्गत ये प्रयोग किया जाता है। जो हम कहीं पर इसको अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम परसेंटेज वैल्यू में हम उसमें नहीं करेंगे या अनुपात के रूप में हम डेटा को कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो वास्तविक जो डेटा होता है एज इट इज, वहां पर हम काई स्क्वायर टेस्ट के परीक्षण को काम में लेते हैं। हम उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज या रेशियो वगैरह में कन्वर्ट करके हम नहीं देंगे। is based on actual values, not on ratio or percentage value. The data are randomly drawn from the population and both are independent। ऐसे कहा मैंने कि जो रैंडम जो लिए गए हैं पॉपुलेशन से, यूनिवर्स से सिलेक्शन करके जो आपने लिए हैं वहाँ पर, और X Y दो तरह के जो आपने डेटा लिए हैं पूरे यूनिवर्स से आपने उसका सिलेक्शन किया है और वो दोनों स्वतंत्र अलग अलग हैं, उस प्रकार के डेटा में इसको प्रयोग करते हैं। सैंपल साइज इज ऑलवेज मोर देन 50। यहाँ पर जो प्रतिदर्श का जो आकार है वो सदैव 50 से ऊपर ले जाता है। नो ग्रुप शुड बी कंटेन फ्यू आइटम। इसमें जो आइटम जो संख्याएं ली जाती हैं, जो दो समूह हैं उसमें जो संख्याओं की संख्या है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, ऑलवेज मोर देन 10 होना जरूरी है। नॉट एप्लीकेबल ऑन रिपीटेड मेजरमेंट्स। जहां पर संख्याओं के रिपीटिशन हो, जहां पर चीजों का रिपीटिशन हो, वहां पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गुडनेस ऑफ फिट। इसे गुडनेस ऑफ फिट के नाम से भी जाना जाता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हैज बीन मेनली डन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका जो टेस्ट हम प्रयोग करते हैं वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर ये परीक्षण किया जाता है। और यहाँ पर भी जैसे ये फार्मूला दिया हुआ है काई स्क्वायर का मान, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, अगर इस फार्मूले को यूज करते हुए वैल्यू हमने निकाला, यदि वो मान टेबल के मान से, टेबल काई स्क्वायर का टेबल भी होता है, यदि हम कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल की वैल्यू से अधिक आता है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो टेबल वैल्यू है यदि उससे अधिक आता है तो वो
आपका नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अर्थात उस स्थिति में इट इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, और यदि कम आता है then it is insignificant at 5% level significance and hypothesis accepted. Insignificant में accepted और significant में rejected. Next please. Next. हेलो हेलो, अच्छा आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ये एग्जाम्पल के साथ में इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। यूजिंग chi-square test find out whether the size of town depend upon topography. chi-square जैसे एक कोई हमारा परीक्षण हम करने जा रहे हैं हमारे अलग अलग प्रकार के कॉलम में, और उसमें दो चीजें हैं, एक तो टोपोग्राफी है और एक टाउन की साइज है। इसके बीच हम इसको मान लीजिए परीक्षण करने जा रहे हैं, और हम दूसरी प्रकार की चीजें दो डिफरेंट गुड क्वालिटी जो रखने वाली चीजें हैं उनमें सब कैटेगरी हो सकती है, लेकिन उसका दोनों की क्वालिटी अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर साइज आपका लार्ज, मीडियम, स्मॉल, टाउन की साइज दिया हुआ है, टोपोग्राफी में माउंटेन, प्लेटू, प्लेन दिया हुआ है, अलग अलग है, दो डिफरेंट, एक तो साइज ऑफ दी टाउन है और एक टोपोग्राफी है। तो क्या दोनों में आपस में कोरिलेशन है? तो दो डिफरेंट गुड जो है, टोपोग्राफी एक गुड हो गया और एक हो गया साइज ऑफ टाउन। तो इनके बीच में क्या कोई रिलेशनशिप पाया जाता है या नहीं है, उसमें हम टेस्ट करने के लिए chi-square को यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। इसमें जो दिया हुआ है 4 DOF इज इक्वल टू 9.488, वही मैंने कहा जैसे इसमें जो DOF जो निकालते हैं C-1 ब्रैकेट में, दूसरे में R-1, C आपका चूंकि यहाँ पर आपका 1 2 3 3 -1, और दूसरे में भी जो आपका इसमें भी 3 है आपके, तो वहां भी 3 -1 हो जाएगा, कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है। तो इस चक्कर में आपका जो है 3 - 1 2, 3 - 1 2, 2 × 2 × 4 हो गया आपका 4 DO पर। ये वैल्यू टेबल वैल्यू आपको दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो हम chi-square टेस्ट का जो हमारा टेबल दिया रहता है, जो लॉग टेबल में या अपने स्टेट्स की किताब में भी कई जगह दिया रहता है, उसमें से हम वैल्यू को देख लेंगे। और यहाँ पर हम जैसे हमने सोल्यूशन, ये तो हमारा है, ये पूछा जा रहा है कि यूजिंग chi-square टेस्ट फाइंड आउट वेदर द साइज ऑफ द टाउन डिपेंड अपॉन टोपोग्राफी। क्या कस्बों का जो आकार है वो स्थलाकृति पर निर्भर से कोई उसका संबंध है या नहीं है, उसके अध्ययन को हम टेस्ट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं, लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट द साइज ऑफ टाउन डिपेंड अपॉन टोपोग्राफी। हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि जो किसी भी शहर का जो आकार होगा, कितना बड़ा कितना छोटा, वो उसके स्थलाकृति से संबंध उसका होगा। अगर नहीं होगा तो दूसरा कोई कारण होगा, ये लेकिन हम परिकल्पना तो पॉजिटिव लेके हमने चला। और यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज को निकाला, चूंकि जो ये तो ऊपर तो एक्चुअल वैल्यूज दिया हुआ है, इसको भी जो पहले हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी एक टेबल तो बनाते हैं, उसका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी वो आपका एज इट इज रहेगा जो आपके हैं, लेकिन उसमें आपका फिर लास्ट में टोटल कॉलम वाइज भी टोटल ले लेते हैं और रो वाइज भी उसका टोटल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का भी टेबल बना लेते हैं जो ओरिजिनल ही आपका फॉर्म में होता है, बस क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम दिया गया उसमें टोटल नहीं किया हुआ है, तो उसमें कॉलम वाइज टोटल और रो वाइज टोटल लगा के लास्ट में जो है कॉलम वाइज टोटल और रो वाइज टोटल का एक साथ कंबाइन करके लास्ट में जो है वो कैपिटल N का मान भी निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर इस टेबल में आपका 85 दिया हुआ है, तो ये आपका रो वाइज कॉलम वाइज सारे मिला करके ये 85। एक्सपेक्टेड में भी वही चीज होती है। एक्सपेक्टेड में जैसे आपने इधर रो वाइज लिया है 20, तो 20 ऊपर भी वही 20 रहेगा, आप जोड़े तो 5 12 + 8 = 20 ही आएगा। प्लेटू का 7 + 9 + 12 = 28, यहाँ भी 28। तो कॉलम और रो जो ऊपर है जो ऑब्जर्व में रहेगा वही एक्सपेक्टेड में भी रहेगा, तो यही चीज आपका वहां रहेगा। और लास्ट में इसका टोटल आपका 85 होगा। फिर एक्सपेक्टेड में हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर पहले माउंटेन का हमने लिया, यहाँ पर तो आपके दिए थे 5 है ऊपर एक्चुअल में, लेकिन अब यहाँ पर इसी अगर हम लार्ज में माउंटेन का लार्ज में निकालने जा रहे हैं तो इसमें लास्ट में नीचे दिया है, इधर तो 20 है टोटल,
20 और नीचे रो में आपका इधर जो कॉलम वाइज आपका 22 है, तो इधर से 20 और इधर से 22 अपान जो n जो 85 है, ये सब में रहेगा। देख रहे हैं सब में वो 85 है, तो इधर रो में क्या है, इधर कॉलम में क्या है, उसमें मल्टीप्लाई करते हुए भी निकाल लेंगे। और ये हो सकता है आपका पॉइंट में है, लेकिन हमें उसको राउंड अप करते हुए हमें टोटल में एक ही रखना है। ढंग से एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ये निकाल लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, ये आपका ओ वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिया हुआ है, और ई जो हमने उधर से निकाला है एक्सपेक्टेड वैल्यू। बस वो ध्यान रखेगी जो ओ का एक्चुअल क्या है उसी के नीचे हम ई का भी वैल्यू हम लिखते चले जाएंगे। फिर ओ माइनस ई निकाल लिया, और उसके बाद ओ माइनस ई स्क्वायर निकाल लिया, फिर ओ माइनस ई स्क्वायर अपन ई जो काई स्क्वायर टेस्ट में फार्मूला है उस हिसाब से हमने निकाल लिया, और लास्ट में इसको टोटल कर दिया, तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.096 आ गई, जो फार्मूला को यूज करते हुए हमने इसको निकाल दिया। टेबल वैल्यू हमारा है जो मैंने दिया था 9.488 है। कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी आ गई 0.096। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज लेस देन टेबल वैल्यू से ये काफी कम है, लेस देन टेबल वैल्यू, so that it is insignificant at 5% level of significance and hypothesis is accepted, सही मानी जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ टाउन्स हैं वो टोपोग्राफी पर डिपेंड हैं। हम परिकल्पना सही साबित मतलब सही साबित हुई, सही उसको हमने एक्सेप्ट किया एज इट इज की होता है। और नॉर्मली ये होता भी है कि जो है साइज ऑफ टाउन डिपेंड अपॉन टोपोग्राफी। नेक्स्ट प्लीज। आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर, आ रही है। यस सर। जी सर, आ रही है। यस सर। नेक्स्ट जो है ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेबल का प्रयोग जो है, पहले तो इसके विषय में जनरल बताने का मैंने प्रयास किया है। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स विच आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। टू वेरिएंस, सॉरी, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, दो प्रसरणों का अनुपात ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाता है। विच आर द मेजर्स ऑफ द डिस्पर्सन, जो विचरण को प्रदर्शित करते हैं कि माप है, विचरण के माप माने जाते हैं। इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था आर.ए. फिशर ने किया था 1925 में, फिर सी.डी. स्नेडिकोर ने 1934 में किया था, और कई बार इन दोनों को मिला करके इसे फिशर स्नेडिकोर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको नॉर्मली हम बोलते हैं एफ टेस्ट के नाम से ये चीज जानी जाती है। इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ टी, इट इज एक्सपेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, used in case when the number of samples are more than 2 and also when the categories or groups are more than 2। वहां पर था क्या उसमें लिमिटेशन थे, जो आपके लार्ज साइज सैंपल या स्मॉल साइज सैंपल, स्मॉल साइज सैंपल में जब सैंपल आकार 30 से कम हो, लार्ज साइज जब सैंपल आकार आपका 30 से अधिक हो। लेकिन वो दोनों जो मेथड जो यूज किए जाते हैं, लार्ज साइज या स्मॉल साइज, जब वो दो ही सैंपल के अंतर्गत उसका प्रयोग होता है। जो अगर हमारे सैंपल कई हों, मोर देन 2 हों, कॉलम हमारे कई हों, ग्रुप्स हमारे कई हों, ऐसी स्थिति में हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग करते हैं। इसका भी काफी स्कॉलर वगैरह इसके काफी यूज में इसको प्रयोग में लेते रहते हैं। यहाँ पर दिया एफ रेशियो इक्वल S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, लार्जर एस्टिमेट ऑफ द वेरियस, बड़ा प्रसरण अनुपात बटे छोटा प्रसरण अनुमान, बड़ा प्रसरण अनुमान अपान छोटा प्रसरण अनुमान। और ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वेरिएंस, इसका वेरिएंस है S1 और S2 का ये दिया हुआ है। इसमें हम आगे एग्जाम्पल के साथ उसको बताएंगे, अभी इसमें भी एग्जाम्पल है। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारा एफ रेशियो का जो माना जाता है, इधर से करके कैलकुलेशन से हम निकालते हैं। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन टेबल वैल्यू, इट इज इनसिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, ये यदि ये अधिक है तो वो आपका इनसिग्निफिकेंट यहाँ पर लिया है, इनसिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि पहले में जो आपने देखा उसमें सिग्निफिकेंट था, मोर देन सिग्निफिकेंट था, यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट चीज दिखा रहे हैं। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस and hypothesis accepted, both samples have been taken from the main।
ये कहाँ पर यूज में आता है नॉर्मली देख रहे हैं आप। वैसे तो कई जगह कर सकते हैं, लेकिन हम किस प्रकार के डेटा में इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड इन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। अगर हम एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं या बायोलॉजिकल रिसर्च हम कर रहे हैं, उसमें इसका आसानी से इसका प्रयोग में लिया जा सकता है। दिस टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ those situations where we want to compare more than two populations, such as comparing of yield of crop and several varieties of seeds. Yield of crop और several varieties जो है seeds की ढेर सारी varieties, उसमें किस प्रकार की varieties में किस प्रकार का production हो रहा है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। The smoking habits of 5 groups of university students, मतलब ये आपके जब हमारे जो सैंपल हैं जब 2 से अधिक हों उनकी संख्या, तो वहां पर इसको प्रयोग में ला सकते हैं। वो आपका चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल वाले, अलग किसी भी फील्ड में इसको अपने ढंग से अपने थीम के आधार पर हम इसको यूज में ले सकते हैं इस टेक्निक का, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बस ये है कि यदि हमारे 2 के अंदर हम ले रहे हैं तो हम टी टेस्ट यूज करें, ज्यादा बेटर है, या डेट टेस्ट वगैरह का यूज करें। और जब 2 से ज्यादा हो तो हम जो है इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यूज में लेते हैं या इनोवेटिव को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हेलो। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर गिवन बिलो। सॉइल के जो प्रकार हैं वो अलग अलग सॉइल हैं। सॉइल टाइप जैसे यहाँ पर 4 प्रकार के सॉइल दिए गए हैं, मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं। इन चारों प्रकार की मिट्टी जो अलग अलग स्थानों पर चारों प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ व्हीट की, गेहूं का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है क्विंटल में, वो चीज दिया गया है। तो क्या जो है जो अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी है और गेहूं का जो उत्पादन है उनका अध्ययन क्रिटिकल उसका इवैल्यूएशन करने के लिए क्या उसमें कोई अंतर पाया जा रहा है या सब में ये मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बीच में टेस्ट करने के लिए इसको यूज में लिया गया है। यहाँ पर प्रिपेयर एनोवा टेबल एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चन का पार्ट है। प्रिपेयर एनोवा टेबल एंड फाइंड आउट इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। एनोवा टेबल का प्रयोग करते हुए ये मालूम ज्ञात करिए कि क्या मिट्टी के जो प्रकार है और गेहूं का जो उत्पादन है इसमें कोई सार्थक अंतर है अथवा नहीं। यहाँ पर 3 पर और 16 पर ये वैल्यू दिया हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। 3 पर और 16 पर क्यों लिया गया, अभी आगे इसमें आपका फार्मूला जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें आ जाएगी चीजें। ये टेबल वैल्यू है 3.24 जो दिया हुआ है, और हम अपना कैलकुलेशन जो है निकालेंगे। इसमें कई स्टेप में हमें अपना समस्या का को सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज में जैसे हम इसमें निकालते हैं करेक्शन फैक्टर C इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर अपॉन n। समेशन x स्क्वायर हम नेक्स्ट समेशन x स्क्वायर जो इसमें कॉलम वाइज हमने टोटल लगा दिया है, और लास्ट में जो है सारे ये जोड़ने के बाद में समेशन x1 समेशन x2 समेशन x3, और लास्ट में देख रहे हैं आपका समेशन x जो दिया है 474 दिया है। तो 474 जो है वो उसका स्क्वायर अपॉन n दिया है। n जो टोटल है इसमें 20 है, तो 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो C की वैल्यू हमारे ये आ जाएगी आपका 11,233.8 आ गया। नेक्स्ट में हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो आपका फार्मूला ये दिया हुआ है, और आगे ये टेबल नेक्स्ट प्लीज टेबल दिखाने का अगला यहाँ पर वो दिया गया है x1 स्क्वायर का मतलब जो पहले वहाँ एक एक जो फिगर है उसका अपने स्थान पर ही उसका स्क्वायर किया गया है और फिर उसका टोटल निकाला गया है। समेशन x1 स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर अलग एक ही अपने स्थान पर ओरिजिनल स्थान पर जो फिगर है वहीं पर उसका स्क्वायर किया गया है और फिर उसको जो है टोटल लगाया गया है। तो लास्ट में समेशन x
स्क्वायर आपका आएगा। दोबारा जैसे दिखा दें, फॉर एग्जाम्पल पिछला टेबल एक बार दोबारा दिखाएं, पिछला टेबल, हेलो, इससे पहले का टेबल, हेलो, पिछला जस्ट पहले, हाँ, जैसे इसमें मैं उदाहरण के लिए जैसे थर्ड में इसमें देख रहे हैं 28, 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, तो वहां पर अगले टेबल में 400 होगा, तो ये सबका टोटल अगले पर आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल, नहीं अगला जो इससे पहले टेबल था, पहले पहले, हाँ, जैसे यहाँ देख रहे हैं थर्ड, सॉरी, अगला, नेक्स्ट, हाँ, ये 400 दिया ना थर्ड में, 20 तो एक एक जो फिगर है अपने स्थान पर ही उसका स्क्वायर हुआ है और फिर उसका टोटल लगाया गया, तो समेशन एक्स स्क्वायर ही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो आपका SHT जो निकाला गया है, ये आपका टोटल 12,174 आ गया, उसमें से माइनस C था, तो C की वैल्यू आपकी आ गई SHT इतना, माइनस C निकाल करके, तो ये 940.20 आ गया। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, हम निकालते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स। सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर। यहाँ जो है पिछला जो टेबल दिया है, एक्चुअल जो टेबल है, जहां पर हमने समेशन x1 समेशन x2 निकाला है 125, पिछला इससे पहले जो टेबल था, एक मिनट पहले वाले दिखा दें टेबल, फर्स्ट टेबल, हाँ, ये जो है दिया 125 है ना, 123, हाँ, अब आगे आ जाए वहीं पर दोबारा, हाँ, उसी का देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 125 का स्क्वायर प्लस 123 का एक का स्क्वायर करके और ये करके निकाला गया है, और लास्ट में आपके माइनस ये, तो कैलकुलेशन से आपका ये वैल्यू जो आ गई 633 आपका मान ये आया। नेक्स्ट प्लीज, फोर्थ स्टेज, सम ऑफ द स्क्वायर्स विद इन ग्रुप, SSWG विद इन ग्रुप के SSWG, तो SST माइनस SSBG। SST जो आपका 940 हमने पहले कैलकुलेशन किया 940.20 माइनस SSBG विद इन ग्रुप, ये भी कैलकुलेशन पहले किया गया है, ये निकालने पर 307.20 इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट इसी में है फिफ्थ स्टेज, वेरिएंस एस्टिमेट बिटवीन एंड विद इन ग्रुप्स। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिस हुआ है, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू SS जो दिया, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर EBG बिटवीन ग्रुप का है ये जो स्मॉल सिग्मा दिया हुआ है SSBG अपान K माइनस 1, स्मॉल सिग्मा EBG एस्टिमेट बिटवीन ग्रुप, स्मॉल सिग्मा EBG इसके साथ ऐड है, वो मिस हो गया इसमें, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर नीचे बेस पर रहेगा, EBG एस्टिमेट विद इन ग्रुप, और इसका जो फार्मूला है SSBG अपान K माइनस 1, SSBG जो पहले हमारा वैल्यू आ सर वीडियो इंटरप्ट हो रहा है, साउंड नहीं आ रहा। 633 अपान 4 माइनस 1, ये जो 211 है, ये मान आ रहा है? यस सर। बिल्कुल आ रहा है? सर, आ सर आ रही है। जी सर, आ रही है। यस सर आ रही। आ रही है आवाज? जी। हाँ जी सर। हाँ, टेबल को दोबारा दिखाएं, हाँ, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर स्मॉल सिग्मा स्क्वायर, सॉरी लास्ट दे दे एंट्री हो रहा है, आगे और चले और आगे बढ़ाते जाए, आगे करें थोड़ा और, हाँ, और
इसे बता दिया था। हाँ हो गया। और हाँ नहीं नहीं सॉरी लास्ट ये जो दिखा रहा था मैं कि जहाँ लिखा हुआ है के इक्वल टू ईडीजी है। ये ईडीजी एस्टिमेट विद इन ग्रुप था, ये इसमें है नहीं है। 633 अपॉन 4 माइनस 1 211 200 और इसी ढंग से ये जो निकाला गया है स्मॉल जो है टाइप्स ऑफ सॉइल है तो 20-4 ये दिया हुआ है तो 19.2। अब हमने कहा इसमें सॉरी हेलो हेलो आ रही है सर। जी सर एक मिनट बस वो हाँ टेबल जी पर सर, एंड आवाज हो रहा आ है रही उसको है। दिखाने। नहीं टेबल वो कहाँ मिसिंग। हाँ तो ये फिर एफ रेशियो निकालते हैं इसमें लार्ज एस्टिमेट और फिर स्मॉल एस्टिमेट। लार्ज एस्टिमेट जो है वो 211 जैसी वैल्यू है और स्मॉल एस्टिमेट इसमें 19.2 है तो ये निकाल करके 10.99 वैल्यू ये आ जाता है। तो ये फिर सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ जो हमने एफ का जो मान निकाला इज मोर देन टेबल वैल्यू जो पहले दिया हुआ है। टेबल वैल्यू स्टार्टिंग में ही दिया था अपने प्रॉब्लम में ही टेबल वैल्यू इसमें दिया हुआ है। टेबल वैल्यू हाँ 3.24 दिया हुआ था और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आ गई 10.99। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज मोर देन टेबल वैल्यू V1 फॉर 3 एंड VT इज इक्वल टू 16 जो पहले हमने देख लिया 16 इधर आया और 3 आपका ऊपर से आया बिटवीन के अंतर्गत 3 आया है 3.24 so that it is insignificant and 5% ले लो significant तो insignificant है insignificant है 5% ले लो significant तो hypothesis accepted और hypothesis सही मानी जाएगी that there is significant difference between types of soil and production of wheat। इसके बीच में सार्थक अंतर है। इसको मैंने एक विश्वकर्मा जी के पास में एक साथ वो भेजा था टेबल वो है क्या इसमें लगाया है क्या व्हाट्सएप पर डाला था मैंने अनोवा टेबल। हेलो हेलो जी सर हाँ आ रही एक है वॉइस। टेबल भेजा था मैंने जी सर वो टेबल है क्या दिखा दीजिए लास्ट में। एक टेबल के रूप में इसको दर्शाते हैं सर एक अनोवा सेकंड टेबल। उसको भी दिखाती हूँ मैं। हाँ ये सारा जो कैलकुलेशन है उसको एक टेबल के रूप में फ्रेम करते हैं जिसको हम अनोवा टेबल के नाम से जानते हैं। तो वहाँ बनवा नहीं पाया था मैंने भेजा था। व्हाट्सएप पर डाला था। हाँ वो ऐड कर रहे हैं हम सर। अच्छा 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 जी जी
वो आ जाते ठीक है, थोड़ा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो करा दिए मैंने। वो कोशिश कर रही है उसकी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, कल ही कराई थी, क्या थोड़ा बहुत चीजें छोड़ भी दिया, ये जो है पूरा जी जी। टाइपिंग में कुछ छूटा है, मतलब उसमें सही है था और क्लियर था। टेबल जी में वो बनाते ही हैं लास्ट में, है ना, वो टेबल। लास्ट में, जी जी, नेवर टेबल बिटवीन सैंपल और जी जी, बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन जी ग्रुप्स करके दिया सैंपल। हाँ, वही लिखा है, वही है, ग्रुप या सैंपल, वही एक जी ही है, इसमें करके दिया हुआ है। दोबारा भेजूं क्या मैं? तो वैसे ही मैडम देख रही हैं सर, उसको कर रही हैं। और इन्हीं से इसके बाद तो मेरा है भी नहीं इसमें। आपको जी आप सपोर्ट मिल गया, आप मुंह का ये तो दिखा दिए तो ठीक रहा, नहीं तो हमें तो दिक्कत होती इसमें, नहीं नहीं पीछे सर, मिस नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैडम मिल गई क्या वो? हेलो निशा मैडम, मुझे सुन पा रही हैं आप? सर बिल्कुल 1 सेकंड दीजिए, बस मिल गई है उसको, इधर है ना रोटेट करके लेकर आ रही बस हूँ। बस बस, अच्छा अच्छा, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। जी, वो एक्चुअल में खड़े में है तो रोटेट कर रही हूँ सर ठीक उसको, है ठीक ना। ठीक, thank you, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो बड़े दिखाने के लिए मैंने उसमें ले लिया था। बरं झालं मिळालं नाही तर ते 350चा डबा द्यायला लागलो असतो फुकटच. ये बीच में बातें मत करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैडम का दिख रही प्रयास। सब लोगों को, है ना हाँ सर? हाँ हाँ, ये मैं टाइप उसमें नहीं करा पाया था, जो गया था कंप्यूटर वाले के यहाँ, तो इसको मैंने हाथ से इसमें दिया। इसमें पूरी चीजें वो दिखाने का प्रयास किया। इसको टेबल फॉर्म में बनाते हैं अनोवा टेबल में। तो जो पिछला मैंने फार्मूला के द्वारा जो कैलकुलेशन किया, उसी कैलकुलेशन को इस टेबल रूप में निकालते हैं। तो ये लास्ट में जो आया है अधिक मान जो रहता है रेशियो का मीन ऑफ वेरिएंस, जो अधिक अपन जो कम मान होता है, जो अधिक जो 211 है अपन 19.2 का भाग दे करके ये निकाला गया है। और बाद में तो मैंने बताया कि ये मान और जो टेबल का मान है आपस में दोनों में यदि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मान है ये टेबल के मान से अधिक है तो ये इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा एट 5% लेवल सिग्निफिकेंट एंड हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड इसमें मानी जाएगी। अर्थात देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ मीट में, इस निष्कर्ष पर हम इसमें पहुंचेंगे। तो मैंने प्रयास किया है, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि दो सैंपल के बीच में अपना एनालिसिस हम कर रहे हैं, यदि सैंपल साइज हमारा 30 से कम है तो हम टी टेस्ट का प्रयोग करें, यदि सैंपल साइज 30 से अधिक है तो जेड टेस्ट का प्रयोग करें, फार्मूला दोनों में एक ही है। और यदि हमें दो विभिन्न जो समूह हैं, ग्रुप हैं, इनकी क्वालिटी अलग अलग है, उनके बीच में हमें अपना एनालिसिस करना है, टेस्ट अप्लाई करना है, तो काई स्क्वायर टेस्ट का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और यदि हमारे जो सैंपल हैं वो 2 से ज़्यादा हैं या ग्रुप हमारे जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं,
तो उस स्थान पर, ऐसे स्थानों पर हमें ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा टेबल का प्रयोग करते हुए हम अपने टेस्ट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मेरा एक प्रयास रहा है, जैसे मैंने कहा कि टी टेस्ट का मैंने तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए उसको आपको दिखाया टेबल में, लेकिन जहाँ पर डेटा आपका अधिक हो, सैंपल साइज आपका 2 हो, तो उस सैंपल में उसका फार्मूला अलग हो जाता है और बुक्स वगैरह में आपको उसमें मिल जाएगी, क्योंकि सारा इसमें दे पाना जितना हो सका मैंने प्रयास किया है एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं और चीज़ों को। तो एक प्रयास था मेरा कि आप लोगों को समझ में कुछ मैं बता सकूं, कुछ जो रिसर्चर है जो कर रहे हैं लोगों को अपना योगदान दे सकूं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेनली मैडम का कि उन्होंने मेहनत किया और हमारी चीज़ों को, हमारी समस्या का समाधान किया और सही रूप से वो दर्शाए में कोई रुकावट में नहीं आई। तो अगर यदि आप लोगों को कुछ क्वेरी हो बच्चों की, जो भी हो तो पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं आप लोग। Anyone who wants to ask the question? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरी एक क्वेरी थी, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर हूँ और मेरा ऐसा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये जो कैलकुलेशन है, मान लो जैसे जेट टेस्ट करना है, तो सर ये कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो सकता है, फिर हमको मतलब खुद से ही करना पड़ेगा? ये तो सॉफ्टवेयर तो आजकल, जैसे हम लोग तो क्या मैनुअल करने वाले रहे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन कर डालते थे, लेकिन आजकल तो ये नया चला है, सॉफ्टवेयर में अपना डालिए निकल जाए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सब हो जाती है। बस ये जो मेथड है, जो टेस्ट आपने किया, जो रिजल्ट आया, उसको कैसे आप करेंगे, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने रिजल्ट को आप बताएंगे तो कर सकते हैं। आजकल तो है सब, मैं वो ज़्यादा उस टेक्निकल सॉफ्टवेयर का उतना मेरे को उतना आइडिया कम है, उतने मैनुअल वाले हैं हम लोग, पुराने लोग हैं, तो हम तो खुद ही करते थे सारी चीज़ें, तो उसमें निकाल लें, कर लें, उसके द्वारा भी अगर हो जाता है तो करें। और कैसे अप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा उसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे, उसको कोरिलेट करते हुए अपना रिजल्ट कैसे देंगे, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी अनुसार हम अपना रिजल्ट दें, बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर साक्षी पांडे फ्रॉम मैथमेटिकल साइंस। सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि 1% सिग्निफिकेंस में टेस्ट करना है कि 5% पे टेस्ट करना है? हाँ, अच्छा है। नॉर्मली जो वैल्यू है, जैसे काई स्क्वायर में तो मैंने दिया है कि 5% पर ही करते हैं। सामान्यतः जो है हम 5% को लेके चलते हैं, ज्यादातर जो रहता है ना 5% पर ही करते हैं, और काई स्क्वायर में तो 5 पर ही करेंगे। और कई जगह जो वैल्यू आपने देखा कि वैल्यू आपका मान लीजिए कहीं पर चूंकि 5% पर 1.96 है और 1% पर वैल्यू आपका 2.58 है, तो आपने उसको एक बार देख लिया कि 5% पर तो आपका अलग रिजल्ट दे रहा है, और फिर उसको आप उस पर जिस पर भी आप करेंगे तो आपको रिजल्ट उस पर देना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए आपका वो जो है वैल्यू 2.58 जो उस पर आ रहा है, तो वहां पर आपको जहां पर कम है, 2.58 से कम है, तो आप नॉर्मली लेके चलिए कि 5% पर उसको करें, और जहां पर उससे अधिक आ गया कुछ वैल्यू तो आपको उसको 1 पर ले लें। लेकिन कई जगह पाबंदी है कि आपका जैसे उसमें आप ले रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट में, तो आपका उसमें 5 पर ही ले रहा है, तो उसमें वही लेना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन से आपने अपना निकाला और आपका जो वैल्यू है जो देख रहे हैं कि अगर उससे भी ज्यादा है तो आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन जो आप करेंगे उसी पर आपको रिजल्ट आपका देना है। अगर 2.58 से कम आप हमारा कैलकुलेशन आ रहा है तो ऊपर लेके करें, 5% पर लेके करें, ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन किसी पर कर सकते हैं 5% या 1%, उसके अलावा नहीं। ठीक है, तो यदि 2.58 से अधिक आ रहा है मान हमारा, तो आप 1% पर लेके उसको कंट्रोल करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर कम आ रहा है तो आप 5% पर उसको ले करें। हाँ, नेक्स्ट कोई और कोई पूछना चाहता है, प्लीज।
कोई पूछना चाहता हो क्वेश्चन आज लगता है बच्चों को तो शायद अपना हमें माइक लग अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए, है ना। अब कोई नहीं पूछना चाहता है, ऐसा विजय लग रहा है। साहू, आपने हैंड रेस किया है तो आप पूछना है क्या? कल तो काफी पूछ रहे थे बच्चे, आज हमें लगता है कि मैं शायद समझा पाने में उतना सक्षम नहीं हो पाया हूँ। क्या प्रॉब्लम है? कल तो काफी बच्चों ने क्वेरी हाँ, किया कल था, तो जवाब बहुत मैंने दिया था। आज कल लगता बहुत है क्वेश्चन कि किए। शायद समझा पाने में हम उतने सफल नहीं हो पाए हैं, बच्चों के समझ में नहीं आया इसका मतलब। नहीं सर, वो एक्चुअल में कैलकुलेशन और मैथमेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा सा टफ जाता है, तो हो सकता है उसका रीजन हो। अच्छा अच्छा। सर आप समझाने में तो एक्सपर्ट है सर, समझ में आ गया है। हाँ, मैंने कोशिश किया कि मतलब मैं तो एग्जाम्पल के साथ उसके साथ में एक नॉर्मल उसमें समझाने का प्रयास किया जागृति, था। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं जागृति हुई की जूलॉजी सब्जेक्ट से। सर जैसे बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं हम, लेकिन सर बायो स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिक को समझने में सही में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन। सर ऐसी मैं दिक्कत नहीं, मैं मेरा खुद थोड़ा ही बीएससी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, बीएससी हूँ मैं, जी सर, ज्योग्राफी मेरी नहीं थी बीएससी में। जी 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 ठीक है, मैं जी बायो का सर, स्टूडेंट ही रहा हूँ, ज्योग्राफी तो मैंने जी पीजी सर, में लिया डायरेक्ट। जी तो सर कुछ ऐसी अच्छा है, बुक्स या साइंस वाले ऐसा लोग कुछ काफी अच्छे मटेरियल। रहते हैं। यस सर, कुछ हाँ, ऐसी बुक्स या मटेरियल रेफर हो सकता है जिससे ये और इजीली समझ में आए, क्योंकि सर जब वो कैलकुलेशंस आती हैं बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब वर्डिंग आती है तब वो थोड़ा इजी पड़ता है, शब्दों में ज्यादा इजी समझ में आए। ये मेरा क्वेरी रहता है कि कुछ और अच्छे समझ में आए। एक स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी है, अरे स्टैटिस्टिकल मेथड्स करके है, उनकी एसपी गुप्ता की एक किताब है, एसपी गुप्ता की किताब है स्टैटिस्टिक्स की, उसमें थोड़ा तुमको ज्यादा अच्छा थ्रेडिंग से मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दिपेश मनीष बात्रे चौबे। है। सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने मुझे बताया आज, सर वो मैंने पढ़ा हुआ था कि जितने हम वेरिएबल्स लेते हैं उसके जितने भी चेंजेस होते हैं उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो सर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है ये हमारे सैंपल के जो सैंपल हमने लिए हैं उसके डोमेन पे डिपेंड करता है कि वो किस किस चीजों में डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है या फिर किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे आपने दो चीजें डेटा एक्स वाई दो आपके हैं, यदि एक ही है सारा, तो वहां पर मैंने कहा ना n-1 यूज होगा। मान लीजिए आपने जो भी चीजें जिस पर ले रहे हैं वो 20 आइटम्स हैं, तो 20 - 1 19 में जो टेबल वैल्यू